माँ लक्ष्मी भी उन्हीं के यहाँ निवास करती है जो विष्णु के चरणों में विष्णु के बच्चों की सेवा करते जाते हैं। जो एक्सक्यूजेस पे नहीं एक्शन पे बिलीव करते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं, वही टाइकून कहलाते हैं। आज ऐसे ही लक्ष्मी निवास टाइकून जिनको 24 घंटे मिले, कुछ को ये भी कम पड़ते हैं और कुछ इसमें भी कमाल कर जाते हैं। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आपको तो पता है आज तीसरा एपिसोड है 52 टाइकून्स ऑफ इंडिया। वेलकम टू द एपिसोड 3 टाइकून्स ऑफ इंडिया। जो लोग कौन से आइकॉन बन गए, ये बड़े आइकॉन बने। एक समय था ये विश्व के तीसरे सबसे अमीर आदमी, तगड़ा कंटेंट, फीस नहीं ले रहा हूं उसकी, इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा हूं उसकी, पर रिटर्न जरूर मिलेगा। आज बात उनकी जिनकी जी तोड़ मेहनत ने उनको कॉमन मैन से कॉर्पोरेट मैग्नेट बना दिया। स्टील के सबसे बड़े किंग, चेयरमैन ऑफ आर्सिलर मित्तल, लक्ष्मी नारायण मित्तल, ओनर ऑफ आर्सिलर मित्तल, सेकंड लार्जेस्ट स्टील कंपनी इन द वर्ल्ड। 2005 में ये तीसरे सबसे अमीर आदमी थे। स्टील का मार्केट शेयर 25% से ज्यादा है। ये कहते हैं हर चौथा आदमी अगर कोई स्टील ले रहा है तो वो हमारे यहां बना होगा। लंदन में रहते हैं 30 साल से, लेकिन पासपोर्ट आज भी यूके का नहीं, इंडिया का है। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। आर्सेलर मित्तल इनके ग्लोबल फुटप्रिंट है। बुर्ज खलीफा का स्टील सारा इनका लगाया हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, ऑर्बिट सेंटर पे, बुर्ज अल अरब पे सारा स्टील इन्हीं का लगा है। यूएस मिलिट्री के एयरक्राफ्ट, टैंक्स और शिप पे सारा स्टील इन्हीं का लगाया हुआ है। 70 मिलियन टन स्टील एनुअली बनाते हैं। इतना बड़ा रेवेन्यू कमाते हैं। रेवेन्यू ऑफ $80 बिलियन 2022 में था। 23-24 का मैं चेक नहीं कर पाया। ये कभी इमोशंस को बिजनेस के साथ मिक्स नहीं करते। पहली चीज जो इनका बचपन था ना, वो डिनाइड था। क्यों? क्योंकि ये हिंदी मीडियम के पढ़े हुए थे, आम परिवार से आते थे। बहुत राजस्थान के बड़े छोटे गांव में जन्म हुआ। टाइकून्स ऑफ इंडिया, इन टाइकून्स ऑफ इंडिया से आप इतना बिजनेस सीखोगे जो कहीं नहीं सीख सकते आप। इनके घर में बिजली नहीं थी, पानी दिन में 1 घंटा के लिए आता था। परिवार बड़ा होने के कारण माता पिता कैसे अटेंशन देंगे हर बच्चे को, इतने सारे बच्चे कैसे अटेंशन देंगे, इसलिए अपने आप इंडिपेंडेंट बनने लगे। क्यों? कोई और अटेंशन नहीं दे रहा तो खुद से करना पड़ा। एटमॉस्फेयर ने इनको आत्मनिर्भर बना दिया। सुविधा के अवसर ना होने के कारण पिता कोलकाता शिफ्ट हुए। पैसों के अभाव के कारण एक कमरे के फ्लैट में 9 लोग रहते थे। सोचो, एक कमरे के फ्लैट में 9 लोग, उस समय की बात कर रहे हैं। तब मकान बड़े बड़े हुआ करते थे, हवेलियां। उस समय एक कमरे में 9, सबसे कम फीस वाले, सबसे सस्ते वाले, सबसे ज्यादा सस्ते वाले हिंदी मीडियम पाठशाला में मित्तल ने अपनी शिक्षा ली। 12वीं में टॉप किया। लगभग सारे कॉलेज में एडमिशन हो गया, लेकिन सेंट जेवियर्स कॉलेज ने इनको लिया नहीं। मैं भी उसी सेंट जेवियर्स स्कूल का पढ़ा हूं, उसी ग्रुप के, उसी सेंट जेवियर्स कॉलेज। वहां पे इंग्लिश बड़ा इंपॉर्टेंट था और उन्होंने मना कर दिया। प्रिंसिपल ने, नहीं भैया नहीं, आपको एडमिशन नहीं देंगे, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है नहीं, तुम कोप अप कर नहीं पाओगे, कॉलेज का रिजल्ट खराब करते चले जाओगे। मित्तल की जो छोटी मोटी पॉकेट मनी थी, उससे अंग्रेजी का अखबार खरीदना शुरू कर दिया। उस समय कौन अंग्रेजी अखबार पढ़ता था? अंग्रेजी अखबार पढ़ पढ़ के रोज नए 10 शब्द सीखते और 10 शब्द सीख करके जाकर प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर बैठ जाते और 10 शब्दों का इस्तेमाल करके प्रिंसिपल को इंप्रेस करने की कोशिश करते। रोज रिक्वेस्ट करते, रोज रिक्वेस्ट करते, रोज रिक्वेस्ट करते, रोज फिर नए 20 शब्द सीख के आते, फिर बोलते प्रिंसिपल को। वो 20 शब्दों से अंग्रेजी के अंदर उनको इंप्रेस करते। लैंग्वेज कच्ची थी लेकिन लगन पक्की थी। एडमिशन की बात हुई, लगातार जब 2 महीना किया, प्रिंसिपल पिघल गया, एडमिशन दे दिया। बोला लेकिन लक्ष्मी निवास, तुम पे नजर रखूंगा, मैं पूरी नजर रखूंगा। प्रिंसिपल ने नजर रखी। ये क्या करते थे? सुबह 6 से 10 कॉलेज जाते थे, 10:30 बजे पिताजी के ऑफिस पहुंच जाते थे, 7 बजे तक बिजनेस सीखते थे, उनके साथ बिजनेस करते थे। रोज की एक ही दिनचर्या। क्या दिनचर्या? स्लीप स्टडी, वर्क स्टडी, क्योंकि घर आकर फिर पढ़ाई करते थे। स्लीप स्टडी, कॉलेज गए, फिर वर्क, फिर घर आके स्टडी। तो स्लीप स्टडी, वर्क स्टडी, स्लीप स्टडी, वर्क स्टडी, यही करते रहे। फाइनली 3 साल के बाद परिणाम आया कॉमर्स के अंदर, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में टॉपर बने। दिन सबके बराबर होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने दिन को बदल देते हैं। और वही हुआ। रिजल्ट के बाद प्रिंसिपल उनके घर आए, उनके खुद के घर आए और आके माफी मांगी। 19 साल की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर की उसी सेंट जेवियर्स कॉलेज में नौकरी भी दे दी। और बच्चों को कि भाई तुम बच्चों को आकर के इंग्लिश और अकाउंटेंट सिखाओ, अकाउंटेंसी सिखाओ, इंग्लिश सिखाओ। लाइफ पूरी घूम के वहीं वापस आ गई। ये चक्कर लगाने जाया करते थे, अब प्रिंसिपल इनके यहाँ चक्कर लगाने लगे कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ। लेकिन उन्होंने बड़ा हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक उस नौकरी को छोड़ के पिता की स्टील मिल को ज्वाइन कर लिया। फुल टाइम परचेजिंग क्लर्क बन गए वहां पे। मित्तल के लिए ना फेलियर का क्या मतलब होता है? फेलियर कहते हैं हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वो फेलियर जहां मैं सफल नहीं हुआ, और एक वो फेलियर जहां मेरी सफलता थोड़ी लेट हो गई। हाँ, सक्सेस या डेफर्ड सक्सेस। जहां मैं फेल हो गया उसमें ढूंढूंगा लर्निंग क्या है, वो सक्सेस। जहां मेरे फेलियर में सक्सेस डिले हो गई उसको बोलते हैं डिलेड सक्सेस। तो ये दोनों चीजों को सक्सेस मानते हैं, फेलियर किसी को मानते नहीं। एक होता है कि भाई 3 महीने में काम होना चाहिए तो 9 महीने में हुआ, उसको फेलियर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? डिलेड सक्सेस। और एक था 3 महीने में कुछ भी नहीं हो सका, 9 महीने में भी कुछ नहीं हो सका, उसको क्या बोलते हैं? फेलियर से लर्निंग, वो भी सक्सेस। तो ये सक्सेस का इनका मंत्र। टाइकून ऑफ इंडिया का खास बात क्या है? इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, सारी खास बात बताने से पहले आपके लिए खास बात यह है, रोज सुबह 8 बजे का अलार्म लगा लो, क्योंकि लेजी वाला संडे अब बनेगा लर्निंग वाला संडे। टाइकून्स ऑफ इंडिया 52 हफ्ते के अंदर 52 टाइकून्स की वो डिटेल्ड में स्ट्रैटेजी दूंगा, बहुत रिसर्च करके स्ट्रैटेजी दूंगा, जो ब्रिलियंट्स हैं, बिहाइंड बिलियंस हैं। वो ब्रिलियंट जिनको मिले हैं कई बिलियन, देखेंगे इनके सक्सेस की सीक्रेट स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं। ये क्या करते थे? ये डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग पे फोकस करते थे। जो बर्बाद हो रहा हो वहां से मैं अपनी आबादी को कैसे निकालूं,
उसकी उसको बर्बादी से बाहर करूं और उसको मैं आबाद करूं। मित्तल को आज क्या बोलते हैं, एक्वायरिंग स्टेट ओन्ड स्टील कंपनी। ये सरकारी स्टील की कंपनियां जो चला नहीं पाती, सरकारें जो सरकारें खुद चलाना चाहती थी वो नहीं चला सकती, उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं भाई कि एक कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, चलो मेरे को टैक्स का भी बेनिफिट मिल जाएगा, क्यों मैं लॉस बुक करूंगा तो सरकार को अपने को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने एक टीम तैयार करी, इस टीम को बोलते हैं M&A की टीम, मर्जर्स एंड एक्विजिशन की टीम। उसी टीम पे उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया, स्पेशलिस्ट एनालिस्ट की ऐसी टीम बनाई जो कोई कंपनी खरीदनी हो, कंपनी खरीदने से पहले उसका फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस पूरी जांच पड़ताल कर ले, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट को, कैश फ्लो को अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, उसमें डिटेल में लकूने ढूंढ ढूंढ के निकालें, ऐसी ऐसी कमियां ढूंढ के निकालें, फिर देखें, उसके बाद एनालाइज करेंगे। लीगल देखें कंपनी कहीं लीगली फंसी तो नहीं है, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट, उसके कंपनी के पुराने कॉन्ट्रैक्ट, उस कंपनी के पुराने सारे एग्रीमेंट्स, वो सारे खोल खोल के चेक करो। ऑपरेशंस चेक करो कि बिजनेस का प्रोसेस फ्लो कैसा है, उसमें अगर वेस्ट है उसको खत्म करके स्पीड ला सकता हूं क्या, सप्लाई चेन को पीछे की बेहतर कर सकता हूं क्या, टेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण मैं क्या कुछ माल जल्दी बना सकता हूं, उसकी स्पीड बढ़ा सकता हूं, उसकी कॉस्ट घटा सकता हूं। कंपनी की लिक्विडिटी, उसके पास कैश फ्लो आने की संभावना क्या है, उसकी मैन पावर में आज कितना दम है, उसके परचेज एग्रीमेंट्स पीछे से कैसे बने हुए हैं, फंड कैसे लेना है मुझे, क्या मुझे अपने प्रॉफिट से पैसा इन्वेस्ट करना है या बाजार से कर्जा लेना है। तो एक ऐसी टीम तैयार करी इन्होंने। आपको भी बता रहा हूं, इस तरह की टीम्स तैयार करना सीखिए। मैं वापस आ चुका हूं, हाँ वो हुआ था छोटा सा एक स्टेप बैक, अब हो चुका बहुत बड़ा बाउंस बैक। नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में, विवेक बिंद्रा का हो गया बाउंस बैक। एक्वायर्ड कंपनी जो करते हैं ये मित्तल, लक्ष्मी निवास, जिनके यहां लक्ष्मी स्थायी निवास कर रही हैं, क्लाइंट एक्विजिशन की क्षमता इनके, जिसको खरीद रहे हैं वो कैसे कस्टमर लेकर के आता है, उसके लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान क्या है, उसका रिस्क और रिवॉर्ड मुझे प्लान करना है, उसके प्रोडक्ट का मार्केट का रिसर्च करना है कि जो मार्केट में माल दे रहा है कस्टमर से जाकर के पता कराओ, कस्टमर का फीडबैक बाजार में क्या है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है रामलाल, इसका नाम है श्यामलाल, मैं श्यामलाल की कंपनी खरीद रहा हूं, श्यामलाल घनश्यामलाल को माल बेच रहा है, तो मैं घनश्यामलाल तक फीडबैक पूरा आखिरी तक लेकर के आऊंगा। ये ढूंढना कि टारगेट कंपनी के पास यूनिक आइटम क्या है जो मेरे पास नहीं है, ताकि मैं उसको अपने साथ लूं अपने पोर्टफोलियो में, तो मैं डबल बड़ा हो जाऊं। ये देखना कि उनकी M&M की टीम, M&A की टीम, मर्जर्स एंड एक्विजिशन की टीम डील को, एग्जीक्यूशन को एंड टू एंड कितना ध्यान से करती है। सारे प्रोसेस की नींव इन्होंने सबसे पहले इंडोनेशिया में रखी थी। 1975 में छुट्टियों पर गए थे, इनको इंडोनेशिया से थाईलैंड भी जाना था, वियतनाम भी जाना था, इनको सिंगापुर भी जाना था, अलग अलग देशों में जाना था इनको, मतलब कई देश इन्होंने प्लान किए थे, लेकिन ये वहां नहीं गए। इंडोनेशिया जाते ही इन्होंने इंडोनेशिया के वेकेशन को वर्केशन बना दिया। वर्केशन, ये मुझे नहीं पता कोई वर्ड होता कि नहीं है, वहां वर्क में लग गए जाकर के, हाँ वर्केशन, वेकेशन को वर्केशन बना दिया। इन्होंने क्या किया, देखा कि यार भारत में बड़े अप्रूवल लाइसेंस राज चल रहा है भारत में। 1975 में हालत इतनी खराब थी भारत के अंदर, रेगुलेटरी अप्रूवल, सरकार अप्रूवल देगी नहीं, और भाई आपको एक्सपोर्ट में दिक्कत, आपको इंपोर्ट में दिक्कत, आपको प्लांट खोलने में दिक्कत, आपको लाइसेंस लेने में दिक्कत, आपको इसमें दिक्कत, उसमें दिक्कत। मैन पावर, उस समय मजदूर यूनियन जिंदाबाद, अमिताभ बच्चन की मूवी आया करती थी, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, कुछ बात हो मजदूर हड़ताल कर दें। इन्होंने देखा इंडोनेशिया में कोई चक्कर ही नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं, बड़ा बिजनेस फ्रेंडली। वहीं मित्तल स्टील की शुरुआत हुई, 26,000 टन स्टील इन्होंने वहां पे एनुअल प्रॉफिट $1 मिलियन के साथ शुरू किया इन्होंने। अब क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी इनको, ट्रिनिडाड टोबैगो छोटी कंट्री है, वहां पे उनका सरकारी ऑपरेशन था, स्कॉट नाम की आयरन स्टील कंपनी ऑफ ट्रिनिडाड टोबैगो, हाँ ISCTTOTT, यानी कि आयरन स्टील कंपनी ऑफ ट्रिनिडाड टोबैगो। छोटा देश था, बहुत लॉस कर रही थी कंपनी। इन्होंने इस कंपनी की डील को अलग प्रकार से क्रैक किया। इन्होंने पूरा इन्वेस्ट करने की जगह उस कंपनी को लीज एंड बायबैक मॉडल में, डीलेड मॉडल के अंदर लिया, और क्या बोला कि तुम्हारी कंपनी इस समय $10 मिलियन मंथली नुकसान कर रही है, मैं तुम्हें $10 मिलियन मंथली का प्रॉफिट दे सकता हूं, लॉस में कैसे ल्यूक्रेटिविटी ला सकता हूं, कैसे ल्यूक्रेटिव कर सकता हूं, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड। इनको टर्न अराउंड समझने से पहले एक पूरी टीम तैयार करी है, तुक्के पे नहीं कुछ किया। यहां तो खड़े हो जाओ, आज मोटिवेशन आ गया जी, मोटिवेशन स्पीकर का वीडियो था, हम भी खरीद ले, हम खरीद ले, ऐसे करोगे ना तो क्या बन जाओगे, विजय माल ले गया बन जाओगे। वो ऐसे ही खरीदता था, ये ऐसे नहीं खरीदते। ये इवैल्यूएट करते हैं अंडरलाइन पोटेंशियल, ये चेक करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट से मुझे कितनी मिल सकती है, ये चेक करते हैं कि मेरे को अगर मैन पावर को रिप्लेस करना पड़े तो कितनी तकलीफ आ सकती है, ये चेक करते हैं कि कर्जा जिस कंपनी से लिया हुआ है इसने, ट्रिनिडाड टोबैगो, उसकी जो कंपनी मैं खरीद रहा हूं, उसने कहां कितना कर्जा लिया हुआ है। उसके बाद जब ये सब चीजों को चेक कर लेते हैं तो, और इनकी जो फिर इतनी गुडविल बनने लग गई बाजार में कि ना, उसके बाद अगर किसी को अपनी कंपनी बर्बाद हो रही हो, बेचने के लिए बिडिंग के लिए आते हो, तो बाकी के सारे दुनिया भर के लोग इनका नाम लेने लग गए। यार एक ही आदमी, लक्ष्मी निवास, मैक्सिको गए वहां खरीद ली, जर्मनी गए वहां खरीद ली, सेंट्रल एशिया, मिडिल एशिया, अल्जीरिया, पोलैंड, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। ये कोई मजाक नहीं है। इनका एक ही रूल था, यार खुद से प्लांट खोलूंगा बहुत साल लग जाएंगे, जिंदगी छोटी सी है, इतने सारे साल लगाना मेरे लिए ठीक नहीं है। जो कंपनी बर्बाद हो रही हो उस कंपनी को मैं आबाद कैसे करूं, उसकी टीम तैयार करता हूं। तो उन्होंने क्या किया, प्लांट खोलने के लिए अलग अलग टीम बनाने की जगह प्लांट को टर्न अराउंड करने वाली टीम अपने हेड ऑफिस में बना ली। यानी कि पूरे दुनिया के अंदर टीमें तैयार करूं, उससे अच्छा अपने ऑफिस में टीम तैयार करता हूं, और वो उनका बन गया टेम्पलेट ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि वो बन गया इनका पैटर्न ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि वो बन गया इनका रेगुलर तरीका ऑफ एक्सपेंशन, इनका पैटर्न बिल्ड हो गया। वो ये क्या करेंगे, लॉस मेकिंग सरकारी कंपनी खरीदेंगे,
उसको डर्ट चीप प्राइस पे, बिल्कुल ऐसा जैसे सोम बाजार मंगल बाजार में टी शर्ट बिक रही है ना, 50 रुपया टी शर्ट, 50 रुपया टी शर्ट, उस भाव से एकदम सस्ते में ऐसा खरीद लेंगे और फिर उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो टीम तैयार करी है वो उनके लिए काम करेगी भाई, मर्ज करेगी। और कंसोलिडेशन इनका थॉट प्रोसेस रहा है, हर चीज कंसोलिडेट कर दो। पूरी दुनिया में जितनी भी स्टील बन रहा है वो मेरे अंडर आ जाए, पूरी दुनिया में कहीं भी स्टील बन रहा हो वो मेरे अंडर आ जाए, वो एक जगह कंसोलिडेट कर दूं। पता नहीं शायद मन में इनके मोनोपोली का विचार था या नहीं था, पर कंसोलिडेशन का था, और कंसोलिडेशन लीड्स टू मोनोपोलाइजेशन। यानी कि ये चाहते थे कि देश में सबसे बड़ा एकमात्र नाम स्टील का मैं ही रह जाऊं, प्रॉफिट अपने आप फॉलो करेगा। 60 देशों के अंदर ये काम कर रहे हैं। गरीब कंपनी, तकलीफ वाली कंपनी, परेशानी वाली कंपनी को अपना बनाओ और उसको आगे लेकर के जाओ। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करने से पहले टीम इनकी और कंसीडर करती है। वो जो टीम बनाई इन्होंने हेड ऑफिस में, वो टारगेट मार्केट ढूंढेगी, वो मार्केट के एंट्री ऑप्शन ढूंढेगी, वो लीगल रेगुलेशन चेक करेगी उस देश में कहीं मुझे कोई लीगल तकलीफ ना आ जाए, वो चेक करेगी कि नेसेसरी परमिट क्या है उस देश के, लाइसेंसेस क्या है। मैंने क्या बोला, हर देश में जाके खुद बनाने से पहले एक देश में जहां बैठे हैं लंदन में, वहां एक हेड ऑफिस में टीम तैयार करी जो कि चेक करेगी जापानीज कोई कंपनी खरीदूंगा तो वहां कल्चरल न्यूएंसेस क्या है, वो लोग कैसे काम करते हैं, वहां का लोकल टैलेंट कौन है, क्या वो मेरे लिए अवेलेबल है कि नहीं है। हुआ ये कि मेरिट आने लगा इनके काम में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया। जब इतनी प्रोडक्शन करने लगे तो इनको कॉस्ट पर यूनिट अपने आप कम होने लगी और जितनी कंपनियां खरीदते चले गए। मैं मेरे साथ में ना, आप खाली कहानी नहीं सीखोगे, स्ट्रैटेजी सीखोगे। ये 52 हफ्ते के, मैं आपको एक 52 हफ्तों का एक ऐसा कोर्स दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी संडे मॉर्निंग 8 AM मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्तल क्या करते थे, वापस मित्तल जी पे आते हैं, लक्ष्मी निवास मित्तल। ये कोशिश करते थे जिस कंपनी को खरीदे वहां नौकरी से किसी को निकाल करके अपने लोग ना लगाएं, ये इनकी पहली कोशिश रहती थी। निकालना भी पड़े तो बहुत ध्यानपूर्वक कोशिश करते थे ये, क्योंकि ये क्या करते थे कि कोई भी मर्जर करूंगा उसमें सबसे बड़ा लॉस क्या हो सकता है उसको पहले चेक कर लूंगा। वो लॉस होता है वहां के एम्प्लॉय में इनसिक्योरिटी, क्योंकि मेरा राजा बदल गया है, मेरी कंपनी का मालिक बदल गया है, हाय हाय हमारा क्या होगा, अरे हमको निकाल ना दिया जाएगा। वो घबराहट में इतनी रहते हैं कि काम ही नहीं कर पाते, घबराहट में काम कर कौन सकता है। ये पहले उसी घबराहट दूर करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं। इतनी सारी बातों का ख्याल रखने के बाद भी एक दफा तो मित्तल खुद भी चूक गए थे। 1995 में आयरलैंड की इन्होंने सरकारी कंपनी खरीदी थी, कितने में, 1 यूरो में, और बर्बाद हो गई। 6 साल के बाद 2001 में जो 1 यूरो में खरीदी थी, वो कंपनी के पीछे ना एक्चुअली 50 मिलियन यूरो का बहुत बड़ा कर्जा था, और वो कर्जा उसको वो नहीं चुका पाए। तो क्या हुआ, लर्निंग रही इनके लिए। आप ये सब लर्निंग्स जो है, फेलियर से भी सक्सेस से भी सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। लर्निंग में लूपहोल आ जाते हैं, इसीलिए लाइन से चलो, लाइन तोड़ के मत चलो। लाइन से कैसे चलो, एपिसोड 1 से देखो। कहां पे मिलेंगे, मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, टाइकून्स ऑफ इंडिया प्लेलिस्ट में जाओ और एपिसोड 1 से सारी प्लेलिस्ट को देखो। अभी तो ये तीसरा एपिसोड है। हर हफ्ते अगला एपिसोड में ला रहा हूं, हमारी चर्चा होने जा रही है पेप्सिको की चेयरमैन जो रही है, चेयरपर्सन जो रही है, उनके साथ में मिलकर के हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, बढ़िया वीडियो तैयार करेंगे। इनकी रीजनल सेंट्रिक स्ट्रेटजी कैसी रहती थी कि जिस रीजन का हूं मैं, उस रीजन का पहले दिल कैसे जीतूं, उसकी तैयारी कैसे करूं। ट्रिनिडाड, जर्मनी, कनाडा समेत 14 कंट्रीज में जा चुके थे, सरकारी कंपनियां खरीद चुके थे। लक्ष्मी को सोवियत यूनियन में कजाकिस्तान का रुख करना था। वहां पे नेचुरल गैस, पेट्रोल, कोल, गोल्ड, डायमंड, मिनरल और स्टील बहुत था। चाइना बाजू में था। चाइना उस समय बूम कर रहा था, उसको उस समय हाईवेज, एयरपोर्ट्स, बहुत कुछ बनाना था। चाइना को उस समय स्टील की बहुत जरूरत पड़ने वाली थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं कजाकिस्तान का स्टील प्लांट खरीद के उसको वहां से चाइना में एक्सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल पास है, मेरी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बचेगी। तो स्टील प्लांट को वहां खरीदो जो मार्केट के एकदम नजदीक हो। मार्केट क्या है इनकी, चाइना, जहां माल बेचेंगे, और प्लांट कहां, कजाकिस्तान में, फट से पहुंच जाएगा वहां माल। कजाकिस्तान से चाइना नजदीक पड़ रहा है। तो एक्सपोर्ट करने से पहले मित्तल इन सब फैक्टर्स का बहुत ध्यान रखते थे। सूटेबल पेमेंट टर्म रखते थे, करेंसी रिस्क का ऊपर नीचे होने के फ्लक्चुएशन का ध्यान रखते थे, क्रेडिट रिस्क का ध्यान रखते थे, कमर्शियल टर्म्स को बहुत डिटेल में पढ़ते थे। हालांकि डील फटाफट करते थे, लेकिन टीम को पीछे छोड़ देते थे। बाद में टीम को छोड़ देते थे कि भाई मेरा शिपिंग पार्टनर चेक करके आओ कौन रहेगा, कस्टमर के, मेरे को जो मैनेज करने कस्टमर के प्रोसीजर्स चाइना में वो क्या रहने वाले हैं, मैं वहां के ट्रेड लॉज को कैसे कंप्लाई करूंगा। कल को मैं यहां कंपनी खरीद लूं और चाइना के साथ डील ही ना कर पाया तो फंस जाऊंगा, तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट हो गई और मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया ही नहीं। तो सोवियत रिपब्लिक में जब ये फाइनेंशियल मेस आ चुका था बहुत ज्यादा, और वो सोवियत रिपब्लिक अब रशिया बनने वाला था, मित्तल ने उस समय टाइमिंग का फायदा उठाया। वहां पे एक जगह थी जिसका नाम था टर्मिटाउ, वहां पे उन्होंने एक स्टील वर्क्स को एक्वायर किया, और कैसे, केवल $400 मिलियन में। लेकिन मित्तल ने हमेशा एक चीज का ध्यान रखा है, जितना पैसा लगना चाहिए उससे कम लगाऊंगा। इसके लिए मित्तल ने इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, FP&A बोलते हैं इसको, उनकी टीम लगाई, जिनका काम था कि ट्रांजैक्शन के पहले सारे पोटेंशियल रिटर्न को चेक करो। मैंने फिर से बोला, खुद का प्लांट खोलने की जगह खुद की टीम खोली, खुद के अलग अलग देशों में जाकर के अपने प्लांट बनाने की जगह एक हेड ऑफिस में अपनी टीम बनाने पे ज्यादा फोकस किया। और टारगेट कंपनी की, उस देश की पूरी वैल्यूएशन ये टीम निकालेगी, राइट वैल्यूएशन टीम निकालेगी, डेटा एनालाइज ये टीम करेगी, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल मॉडल, सब कुछ, पूरा ऑपरेशन रिस्क चेक करने के लिए टीम तैयार हो गई। सारे काम मुझे नहीं करने हैं, मेरी टीम को करने हैं, लेकिन वो टीम कितना पोटेंशियल ला सकती है वो हेड ऑफिस मैन के साथ में चिपक गई। अब कजाकिस्तान ने सोचा मैं अपने स्टील यूनिट्स को प्राइवेटाइज कर दूं। चैलेंज क्या था, यहां पर इन्होंने चालाकी करी। चैलेंज था कि उनको रशियन बोलने वाले लोग चाहिए।
वो कंफर्टेबल नहीं थे कि जिसको रशियन नहीं आती उसके साथ काम ना करने में, उनको काम नहीं करना चाहते, उनको अंग्रेजी बोलने वाले लोग पसंद नहीं थे। अब मित्तल ने इसकी तैयारी पहले कर ली, रीजनल सेंट्रिक स्ट्रैटेजी, मैंने बताया चैप्टर का नाम। क्या तैयारी करी? 2 साल पहले से ही अपने कुछ इंडियन खास स्टाफ को उन्होंने रशियन क्लासेस देनी शुरू कर दी और रशिया भेज दिया। रशियन सिखा के रशिया भेज करके 2 साल, समझ रहे हो बात को कितना लंबा सोच, 2 साल उनको वहां पे रशियन स्टील कंपनीज के अंदर नौकरी लगवा दी। अब उससे क्या हुआ? इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एस्पाइनेज। एस्पाइनेज का अर्थ क्या हुआ कि आपने अपने रशियन लोगों के बीच में अपने जासूस, अपने बिजनेस जासूस भेज दिए। वो जा करके और रशियन लोग कितने रुपए में खरीदेंगे उस स्टील कंपनी को, वो कजाक की स्टील कंपनी को कितने में खरीदेंगे वो भी समझ गए। रशिया में काम करने के तरीके को समझ गया, कजाकिस्तान के लोगों के साथ काम कैसे करना है वो सारे तरीके समझ गया। अब उनको वापस बुला लिया, फायदा बहुत हो गया। आप जाकर के वो एम्प्लॉय सीख चुके हैं कि कितना पैसा रशियन लगाएंगे। स्ट्रैटेजी काम करी, इन्होंने सूटेबल बिड डाली और उस बिड से इन्होंने रशिया को बीट कर दिया। और उस बिड में रशिया को बीट करके कजाकिस्तान को बड़ी कंफर्टेबली खरीद लिया। और कजाकिस्तान भी कंफर्टेबल क्यों? क्योंकि टीम रशियन जानती थी, टीम रशियन सीख चुकी थी। ये 2 साल की तैयारी थी। विजन समझ रहे हो बात को? आने वाले समय में चाइना में कितनी जरूरत पड़ने वाली है अगले 10 साल तक, उसके लिए ये 2 साल की मेहनत करी। और फिर क्या हुआ? एम्प्लॉयज का मिसफिट था ही नहीं, क्योंकि जो उनकी लीडरशिप थी वो सब रशियन बोलती थी और वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं आई। वो डीमेरिट का भी ध्यान रख लिया। ऑक्शन की बिडिंग मित्तल ने इंश्योर कर लिया कि मैं सारी पुरानी परफॉर्मेंस, सारे प्रॉफिट, ग्रोथ, ट्रेंड, रेवेन्यू सब चेक कर लूंगा, फेयर मार्केट वैल्यू पे खरीद लूंगा और पोटेंशियल लायबिलिटी जो बाजार में इस कंपनी की देनदारियां, उसका हिसाब किताब जोड़ लूंगा पहले ही, और पोटेंशियल सिनर्जी जो होने वाली है वो चाइना के साथ, वो उसका हिसाब किताब जोड़ लिया। बड़ा बिजनेस के अंदर मैं आपको केवल कहानियां सुना दूं ना, लक्ष्मी मित्तल को खाने में क्या पसंद है, आम पसंद है, केला पसंद है, चीकू पसंद है, उससे फायदा नहीं होगा आपको। लक्ष्मी मित्तल ने कितने करोड़ रुपए की शादी करी अपनी बेटी की, सब आपको ये बताएंगे। कितने करोड़ रुपए शादी पे लगा दिए बताएंगे। लक्ष्मी मित्तल के बाद दुनिया का सबसे महंगा मकान है, आपको ये बताएंगे। कौन सी गाड़ी चलाते हैं, हेलीकॉप्टर चलाते हैं, बताएंगे। मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है बिजनेस, मतलब बड़ा बिजनेस। अब ये क्या है, मैं आपको लक्ष्मी मित्तल की अगली स्ट्रैटेजी बड़े काम की है जो आपको भी बहुत काम आएगी। ट्रस्ट बट वेरीफाई। विश्वास करो, डील जब कर रहे हो साइन, विश्वास तो करो, लेकिन साथ में वेरिफिकेशन के लिए नीचे टीम लगा के रखो। पुरानी कहावत है, लोहा गर्म है तो मार दो हथौड़ा। ये कहते हैं ना ना ना, हथौड़ा इतनी तेज मारो कि लोहा अपने आप गर्म हो जाए। तो इस सामने वाले को गर्म कर देते थे, उसको समझाया था कि भाई मैं तुझे क्या दूंगा। अपॉर्चुनिटी देखें तो उसकी वेलोसिटी, स्पीड इनकी बहुत तेज थी। ये डील पता कैसे करते थे? ये कई बार फ्लाइट में जा रहे होते, ट्रैवल कर रहे होते, बाजू को काम का आदमी बैठा है। एक बार मेक्सिको जा रहे थे तो मेक्सिकन स्टील जाइंट जो था, जिसका नाम था सिकारता, ये पेरेंट इनकी जो कंपनी थी, कोई ग्रुपो नाम की कोई कंपनी हुआ करती थी, उसके मालिक के साथ बैठे और वहीं उन्होंने कन्विंस भी कर लिया, टर्म्स भी डिसाइड कर लिए, जॉइंट वेंचर की डील भी सेट कर ली। साइनिंग के लिए पेपर नहीं था, टिश्यू पेपर मंगा लिया एयर होस्टेस से। एयर होस्टेस मैडम जरा टिश्यू पेपर तो लाइए, एक पेन लेकर के आइए, वहीं लिख लिए टर्म्स कंडीशन, उसी पे साइन कर दिए, खुद के भी और सामने वाले के जो मैक्सिकन बिजनेसमैन था उसके भी साइन करा लिए, सारे टर्म्स एंड कंडीशन ओके कर दिए। अब और डील पूरी हो गई, डील पूरी हो गई। जाने मन यही तो समझा रहा हूँ, ट्रस्ट बट वेरीफाई। फ्लाइट के अंदर खुद ट्रस्ट करके सामने वाले का दिल जीत लेते थे, डील ओके कर लेते थे, लेकिन बाद में सारी टीम लगाए थे। नॉन बाइंडिंग टर्म शीट है ये, नॉन बाइंडिंग टर्म शीट। मैं बाइंड नहीं हुआ अभी आपको, ये ऐसी टर्म शीट है जिसमें ना मैं आपसे बाधित ना आप मुझसे बाधित। अब टीम जाकर के प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जिसके साथ में लॉन्च करना था, ये नैपकिन पेपर पे साइन तो कर लेते थे, डील करने में ढील नहीं देते थे, लेकिन बाद में फिर टीम जाकर के पूरी चेकिंग करती थी। ये मित्तल की स्ट्रेंथ है। कंपनी को जब एक्वायर करने जा रहे हैं उनसे प्यारी बातें करेंगे, मीठी बातें करेंगे, उनका मन मोह लेंगे, उनसे डील क्रैक कर लेंगे, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे। बोल क्या? ट्रस्ट बट वेरीफाई। ट्रस्ट करो फिर, ताकि भैया खरीदने के बाद एक बिजनेस टर्म होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट परचेज डिस्कॉर्डेंस। खरीदने के बाद दुख ना लगे। मैंने ये कंपनी आज खरीद तो ली, ये गुप्ता जी की कंपनी खरीद ली, लेकिन पोस्ट परचेज रिग्रेट ना हो, बाद में दुख ना हो। पोस्ट परचेज यानी परचेज के बाद, पोस्ट परचेज रिमोर्स ना हो, ये ना रोना पड़ जाए। पोस्ट परचेज डिसोनेंस ना हो, ये ना हो कि भाई मैंने खरीदने के बाद में सोचूं हाय हाय गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। तो ये क्यों होता है? जब आप 100 रुपए की चीज को 120 में खरीद लो, और इनकी था 100 रुपए की चीज को 20 में खरीदूंगा, 120 में नहीं खरीदूंगा। ये तब होता है जब आपको पता नहीं आपके स्ट्रैटेजिक गोल इनसे मैच करेंगे कि नहीं करेंगे। ये तब होता है जब आपको पता नहीं है कि मार्केट कंडीशन और डाउन टर्न्स आपको आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। ये तब होता है जब आपको पता नहीं कि वैल्यूएशन कैसे लगाई जाए। तो आपको वो लीडरशिप चाहिए, वो लीडरशिप सारी हम देते हैं आपको। जैसे ये मित्तल अपना रिस्क मैनेजमेंट चेक करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों। क्वालिटेटिव रिस्क क्या होता है? स्ट्रैटेजी और गोल कैसे हैं, कैपेसिटी कितनी है, ब्रांड की क्या कीमत है। पर क्वांटिटेटिव नंबर का कैसे चेक करेंगे? फाइनेंशियल मैट्रिक्स चेक करेंगे, उनके कंपटीशन के मैट्रिक्स चेक करेंगे, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज चेक करेंगे। हाँ, आप ये देखेंगे सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट साइज क्या है, यानी कि मैं इस समय ऑब्टेनेबल मार्केट साइज कितना है मेरा, मैं कितनी मार्केट को एक्वायर कर पाऊंगा और उससे रेवेन्यू का प्रोजेक्शन क्या निकलेगा और मेरा पैसा कितने दिन में वापस आएगा। वो रिपोर्ट तैयार करते हैं इन्वेस्टमेंट की, वो ट्रेंड एनालिसिस
एनालिसिस देखते हैं, वो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस चेक करते हैं, कहीं कहीं बाद में एनसीएलटी में ना जा रही हो, एनसीएलटी समझते हो ना आप, बैंकरप्सी की तरफ ना जा रही हो, ये लेबर कंप्लायंस, टैक्स कंप्लायंस, ये सब चीजें चेक करेंगे, मेरे को टैक्स में बेनिफिट कितना मिलेगा, और मॉर्गेज एडवाइजर से मिलकर के उसका ड्यू डिलिजेंस चेक कर लेंगे। मैं यही बता रहा हूं आपको चेंज, जो 52 हफ्ते का जो फ्री प्रोग्राम दे रहा हूं ना मैं आपको सुबह 8 बजे हर संडे को, ये मैं आपको तैयार कर रहा हूं, भारत को तैयार कर रहा हूं कि आइडिया से लेकर आईपीओ तक आप कैसे जाएं। 5वां अध्याय थोड़ा अलग अध्याय, ये एम्प्लॉय सेंट्रिक मैनेजमेंट। एक बार एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया, लक्ष्मी निवास जी, आप कंपनियां खरीद खरीद के, सस्ते में कंपनियां खरीद खरीद के इतने बड़े बन गए, आपकी सबसे बढ़िया खरीद कौन सी थी? आपने सबसे अच्छी कंपनी की डील कौन सी करी? आपने सबसे अच्छी चीज क्या खरीदी अभी तक? बोले मेरी सबसे अच्छी चीज थी वो लोग जो मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को किसी प्रकार कंपटीशन से खरीद के लेकर के आया। मेरी सबसे अच्छी डील थी मेरे एम्प्लॉयज़। मैंने सबसे अच्छा जो डील आज तक क्रैक किया, जो भी मैंने आज तक किया, वो था मेरे एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। जो रेवेन्यू के साथ साथ रिश्ता भी बनाते हैं, उन्हीं के एम्प्लॉयज़ बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। जब बैड फेज भी आता है, इकोनॉमिक डाउनटर्न इनके यहाँ भी आया था, जहां तक हो सकता है ये ले ऑफ कभी नहीं करते, निकालते नहीं है। ले ऑफ मतलब नौकरी से निकाल देना। सैलरी कट की नौबत आए तो पहले अपनी और बोर्ड मेंबर की काट लेते हैं, क्योंकि देखो क्या हुआ, स्टील ना बाजार पे बहुत निर्भर करता है। बाजार पे प्राइस तय करते हैं कि स्टील का प्राइस क्या होने वाला है। जब रिसेशन आया 2009 में, आपको याद है, लेमन ब्रदर्स की बर्बादी के कारण अमेरिका के अंदर, वो रिसेशन का इंपैक्ट पूरी दुनिया में आया था। तो स्टील इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े लॉसेस में चली गई, स्टील के प्राइसेस नीचे घट गए। तो जितने रुपए का माल पड़ा था, उस पड़े हुए माल की कीमत घट गई, और इनके लिए, सबके लिए ले ऑफ कर देना बड़ा आसान सी बात थी। पर आर्सिलर मित्तल ने क्या किया, वो खुद बड़े कोलैप्स हुए, नुकसान में गए। बड़े $50 बिलियन की उनकी वैल्यू जो थी, जो शेयर मार्केट के अंदर वैल्यू थी, $50 बिलियन, मिलियन नहीं बोल रहा हूं, बिलियन। आज की डेट में 1 बिलियन है 8,000 करोड़, 50 बिलियन हो गया 4 लाख करोड़ आज की डेट में। उस समय भी बहुत रहा होगा 2009 में। इतना नुकसान होने के बावजूद उन्होंने अपना तनख्वाह खूब काट ली। 2012 में भी एक बार ऐसा ही स्लो डाउन आया था, तब भी अपनी तनख्वाह काटी, एम्प्लॉयज को तंग नहीं होने दिया। और एक ऐसा समय था जब 10 साल तक ये केवल $250 महीना के लिया करते थे। इतना ही नहीं, मित्तल जो है ना अपनी टीम को कभी माइक्रो मैनेज नहीं करते। सीईओज को क्या बोलते हैं, सीईओज को क्या बोलते हैं, भाई चाहे तुम, ये यूनिट तुम्हारा है, ये प्लांट तुम्हारा है, ये कंपनी तुम्हारी है, और तुम्हारा नाम क्या है? तो सीईओ बोलेगा मेरा नाम है लेट्स से अमित सिंह, अमित राज सिंह, मेरा नाम है रावत, मेरा नाम है फलाना। ना ना ना, बोले नहीं, तुम्हारा नाम है लक्ष्मी मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल। बोले क्या सर, समझे नहीं मैं। हाँ, बोले तुम इसी यूनिट के मालिक हो, इस प्लांट के मालिक हो, इस कंपनी के मालिक हो, तुम्हारा नाम लक्ष्मी निवास मित्तल है। तो सामने वाले के अंदर वो फीलिंग दे देते थे कि मैं लक्ष्मी निवास मित्तल का एक क्लोन हूँ, एक उसका एक्सटेंडेड वर्जन हूँ। तो इसलिए जब इनसे पूछो ना कि भाई कैसा फील करते हो आप, इतने एम्प्लॉयज़ हैं आपके साथ में, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे पूरी दुनिया में, इतने देशों में काम हो रहा है, तो ये क्या बोलते हैं, मैं रात को तो कम से कम चैन से सो पाता हूँ क्योंकि मेरे 2.25 लाख एम्प्लॉयज़ मेरे साथ में मिलकर मेरे बिजनेस का ध्यान रखते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी क्या, रिप्लेस अपने आप को कैसे करना है। आप इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब करो, मत करो सब्सक्राइब, लेकिन अगर आपको अपना फ़ायदा चाहिए तो कर लो सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर मत करो हिट, लेकिन अपना फ़ायदा चाहिए तो कर लो हिट, क्योंकि संडे सवेरे 8 बजे, देखो गूगल से उठा के कॉपी पेस्ट करने वाला काम नहीं है मेरा। जैसे कपड़ा खरीदने के लिए आप 4 दुकान देखते हो ना, वैसे ही 4 चैनल और देखो, जाओ देखो, गारंटी देता हूं, इससे इजी, इससे एफिशिएंट, इससे फास्ट, इससे अच्छी स्ट्रैटेजीज, इसको स्टोरीज के साथ स्ट्रैटेजीज कोई नहीं दे सकता। और जब समझ में आए तो अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब करो और दूसरे से भी करवाओ। अब फाइनली मैं एक दो बातें और बताता हूं आपको, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। भाई आप लक्ष्मी निवास मित्तल को भारत से बाहर लेके जा सकते हो, लेकिन भारतीयता को लक्ष्मी निवास मित्तल से बाहर नहीं लेके जा सकते। आज इंडियन होना उनके लिए आज भी मैटर ऑफ प्राइड है, और आज लगभग 30 साल के बावजूद भी ये इंडियन पासपोर्ट अपना रखते हैं अपने साथ में। मिट्टी की याद मित्तल को हमेशा आती रही है। अपने सारे इंडियन ट्रेड्स, वैल्यू फॉर मनी हमेशा साथ में रखा है इन्होंने। भारत में अपना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से इंस्पायर्ड रहे, इसलिए उन्हीं के नाम पर जो सड़क दिल्ली में रखी गई है वहां पर उन्होंने अपना मकान बनाया। एसआर स्टील, भारत की जब अपॉर्चुनिटी मिली तो 2019 में आकर के उसको भी एक्वायर किया। स्पोर्ट्स इनको बहुत पसंद है, तो भारतीय स्पोर्ट्स को मदद करते हैं। ओलंपिक्स में भारतीय स्पोर्ट ज्यादा से ज्यादा मेडल जीते, और जब 2004 में 1 सिल्वर आया, 2000 में 1 ब्रोंज आया, तो उन्होंने सोचा कि भाई मेरे को घुसना चाहिए इसके अंदर। तो $9 मिलियन का एक ट्रस्ट बनाया, इंडियन एथलीट्स की मदद करूंगा। और जिस दिन अभिनव बिंद्रा शूटिंग गोल्ड लेके आया 2008 में, 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने उनको गिफ्ट किया और को लोगों को इंस्पायर किया। नाम बनाना अलग बात है, लेकिन नाम बनाए रखना बहुत अलग बात है। ये आर्ट है जो सिर्फ लक या लर्निंग से नहीं आती है। इस आर्ट को सीखना पड़ेगा, लर्निंग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लर्निंग को जो कॉमन लॉट में नहीं, एक्सक्लूसिव लीग में रखें, उस लर्निंग को मैं लाता रहूंगा आपके लिए। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, स्किल्स, स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन, एग्जीक्यूशन के प्रिंसिपल, नई नई स्ट्रैटेजीज बड़े बिलियनियर्स ने कैसे लेकर के आए, वो डायरेक्शन, वो क्लैरिटी, वो इंफॉर्मेशन। मेरा चैनल है वन स्टॉप डेस्टिनेशन। मेरा मोटो है आप जब आए तो बहुत कुछ सीख के जाएं, ज्यादा टाइम ना लगाएं। मैं
वर्ड पर मिनट ज्यादा रखता हूं। मेरे वीडियो का 1.5x पे नहीं देख सकते हो, मुझे बहुत स्पीड से बात करता हूं। आप YouTube खोलते ही मेरा चैनल सामने आए, क्योंकि बिजनेस का मतलब बड़ा बिजनेस। अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है या देश में किसी का बिजनेस में इंटरेस्ट है, ये चैनल उनको अपने फायदे के लिए, उनके खुद के फायदे के लिए सब्सक्राइब जरूर कराएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज भी वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने करवाने के लिए, आके वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।